नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट यानी कि सारणिक। देखो, क्लास 12th का एक चैप्टर है मैथ्स का, और उसके अलावा जो आप देखोगे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, चाहे सेकंड ग्रेड हो गया या और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें आपके क्लास 11th और 12th की मैथ्स पूछी जाती है, उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और बिल्कुल बेसिक से हम शुरुआत करेंगे, जीरो लेवल से शुरुआत करेंगे और एडवांस लेवल तक हम पढ़ने वाले हैं। साथ साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इसके अलावा अतिरिक्त जो हार्ड लेवल के क्वेश्चन है, चैलेंजिंग क्वेश्चन है, वो भी हम सॉल्व करेंगे। देखो, रीट में वैसे इतना नहीं पूछा जाता है, तो रीट के लिए ये नहीं, मैं नहीं बोलूंगा कि रीट के लिए है। रीट में तो 9th और 10th की जो मैथ्स होती है वो सफिशिएंट है, पर सेकंड ग्रेड के लिए, स्पेशली सेकंड ग्रेड के लिए जिसमें 11th 12th और बीएससी तक की मैथ्स पूछी जाती है, तो 12th का ये चैप्टर है सारणिक यानी कि डिटर्मिनेंट। तो हम शुरू करते हैं डिटर्मिनेंट। सबसे पहले एक चीज बताता हूँ, देखो मैं आपको, कि डिटर्मिनेंट जो चैप्टर है ना, वो एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है। यानी कि आप ऐसा कोई विद्यार्थी जो डायरेक्ट ये वीडियो देख रहा है, वो भी इसको शुरू कर सकता है, पढ़ना शुरू कर सकता है। मेरे कहने का मतलब है कि आपने बहुत सारे चैप्टर ऐसे देखे होंगे जिसमें हमें पहले ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, या पहले रिलेशन फंक्शन आना चाहिए, या सेट थ्योरी वगैरह जो भी होती है वो हमें आनी चाहिए। उस बेसिस पे ही हम क्या कर सकते हैं, अगला चैप्टर पढ़ सकते हैं। परंतु डिटर्मिनेंट ऐसा चैप्टर है जो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है, यानी कि किसी पे डिपेंड नहीं है, एक अलग ही कॉन्सेप्ट और अलग ही चैप्टर है। इसके लिए हमें पुराना कोई भी नॉलेज हमें कोई काम आने वाला नहीं है, तो किसी चैप्टर पे डिपेंडेंट नहीं है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट चैप्टर है। इसलिए हम ये डिटर्मिनेंट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये नए विद्यार्थियों के लिए भी है, सीधा सिंपल डायरेक्ट पढ़ना है आपको। तो शुरू करते हैं, डिटर्मिनेंट क्या होता है। अब सुनो, डिटर्मिनेंट का देखो हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको सारणिक बोलते हैं। इसका देखो सीधा सीधा मतलब ये होता है, सिंपल भाषा में, किताबी लैंग्वेज में देखो बहुत लंबी चौड़ी लैंग्वेज लिखी हुई है, डेफिनेशन लिखी हुई है, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है, और ना ही अपने को वो याद रखनी है, क्योंकि वो कोई काम की नहीं है। हमें सिंपल लैंग्वेज में हमें यह समझना है कि कोई भी नंबर होता है, उसको लिखने का एक तरीका होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट बोलते हैं। देखो, कोई भी नंबर है जिसको लिखने का तरीका है, उसको हम डिटर्मिनेंट बोलेंगे। कैसे? अगर मैं आपको बोलूं कि 2 लिख के बताओ, तो आप क्या करोगे? 2 लिखोगे, या कोई कोई 2 ऐसे लिखेगा, या अगर महान वैज्ञानिक कोई होगा तो वो 2 ऐसे लिखेगा। यानी कि मैं आपको बोल रहा हूं कि 2 लिख के बताओ, तो आपने क्या लिख के बताया? 2 इस तरीके से लिखा, हिंदी में लिखा और इंग्लिश में लिखा। पर मैं बोल रहा हूं कि ये डिटर्मिनेंट का यूज क्या होता है और उसकी डेफिनेशन क्या है। जब मैंने आपको बोला 2 लिख के बताओ, तो हम इस 2 को नॉर्मल यानी सिंपल भाषा में नहीं लिख के एक कॉलम और रो के रूप में लिखते हैं। रो और कॉलम के रूप में हमें लिखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट बोलते हैं। यानी कि मेरा मतलब है, डिटर्मिनेंट का मतलब हो गया किसी भी नंबर को लिखने का एक तरीका। सिंपल लैंग्वेज, किसी भी नंबर को लिखने का एक तरीका है। डिटर्मिनेंट क्या है भाई? कि डिटर्मिनेंट किसी भी नंबर को लिखने का एक तरीका है। यानी कि कैसे? अगर मैं आपको बोलता हूं कि 2 लिख के बताओ, तो 2 ऐसे लिखा जा सकता है। और अगर डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा जाए, तो यहाँ कुछ हम एलिमेंट लिखेंगे और उनको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो जैसे इसको सॉल्व किया तो 2 आया। या फिर आप ये भी समझ सकते हो, 2 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 2 को लिखने का एक तरीका ही तो हुआ डिटर्मिनेंट, है ना? वो ही मैंने लिखा है, किसी भी नंबर को लिखने का एक तरीका है। यानी 2 को लिखने का एक तरीका होता है, और वो तरीका क्या है? रॉ और कॉलम के रूप में लिखा जाता है। यानी कुछ रॉ ले लेंगे और कुछ कॉलम ले लेंगे, तो रॉ और कॉलम के फॉर्मेशन में अगर हम किसी नंबर को एक्सप्रेस करते हैं, लिखते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया 2। अब इस 2 को किस प्रकार लिख सकते हैं? देखो, 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? ये हो जाएगा 12, और 12 में से अगर आप 10 माइनस कर दोगे तो ये, देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो सॉल्व करना मैं आगे सिखाऊंगा, पर अभी इस बात पर फोकस करें कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 2, या फिर 2 को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब सिंपल, 2 को लिखने का एक तरीका है, और वो तरीका क्या कहलाता है? हमारा डिटर्मिनेंट कहलाता है। और उस तरीके में हम कैसे लिखते हैं? रॉ और कॉलम के रूप में लिखते हैं। तो देखो, किसी भी नंबर को लिखने का एक तरीका, और उस नंबर को रॉ व कॉलम के रूप में
मतलब इतनी जो बात की कही मैंने रामायण बोली उसका सीधा सीधा एक शॉर्ट फॉर्म में मैं बताऊं तो कोई भी नंबर है उसको लिखने का एक तरीका ही क्या कहलाता है, डिटर्मिनेंट कहलाता है। और वो जो तरीका होता है उसमें क्या होंगी, रॉ होंगी और कुछ कॉलम्स होंगे। क्या होती है रॉ और क्या होती है कॉलम्स वो हम समझते हैं। अब देखो हमारे जो चैप्टर में है ना, हमारे जो उसमें सिलेबस में है या फिर इन जनरल गणित की बात करें तो हमें 3 टाइप के डिटर्मिनेंट पढ़ने हैं, 1x1 का, 2x2 का और 3x3 का। अब ये क्या होता है वो समझिए। देखिए सबसे पहला डिटर्मिनेंट आएगा 1x1 का, दूसरा डिटर्मिनेंट क्या आएगा 2x2 का और तीसरा डिटर्मिनेंट क्या आएगा 3x3 का। अब ये जो मैंने 1x1, 2x2 और 3x3 लिखा है इनका मतलब क्या है वो समझना। देखो 1x1 का मतलब होता है जब भी ये पहला नंबर होता है वो हमेशा किसको शो करता है, रो को शो करता है, रो को शो करता है। और ये दूसरा नंबर क्या होता है, ये हमेशा किसको शो करता है, कॉलम को शो करता है। तो इसी प्रकार सिमिलर इसमें भी होगा, ये किसको शो करेगा, ये शो करेगा रो को और ये किसको शो करेगा, कॉलम को शो करेगा। ये भी किसको शो करेगा, रो को, और ये भी किसको शो करेगा, कॉलम को शो करेगा, है ना। इस प्रकार यानी कि अगर आपके सामने 1x1 का डिटर्मिनेंट दे रखा है इसका सीधा सीधा मतलब है कि उसमें एक ही रो होगी, एक ही कॉलम होगा। दूसरी बात, अगर 2x2 का डिटर्मिनेंट दे रखा है तो उसमें 2 रो होगी और 2 ही कॉलम होंगे। 3x3 का डिटर्मिनेंट दे रखा है 3 रो होगी, 3 ही कॉलम होंगे। 4x4 का जनरली नहीं पूछा जाता है, कहीं एग्जाम्पल ज्यादा आते भी नहीं है। लास्ट अपने 3x3 तक याद रख लोगे तो आपका काम हो जाएगा, इससे क्वेश्चन आपके इजी सॉल्व होंगे। अब देखो एक ही रो और एक ही कॉलम है ना। एक चीज जो ध्यान रख लेना कि रो को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आई से, और कॉलम को जे से। ये भी बात ध्यान रख लेना, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जे से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो आई से और जे से, है ना। समझ में आ गया बात, यहां तक आपको समझ में आ गया कि लिखने का एक तरीका। और ये 3 प्रकार के डिटर्मिनेंट हमारे सिलेबस में हैं। अब 1x1 का डिटर्मिनेंट यानी एक ही रो होगी और एक ही क्या होगा, इसमें कॉलम होगा। ठीक है, अब एक ही रो और एक ही कॉलम का मतलब क्या है, आप इसको थोड़ा सा चलो नोट बाद में करना, मैं बताता हूँ। एक रो और एक ही कॉलम यानी कि यहाँ समझो रो क्या होती है, जैसे मैंने ये बनाया, ये एक डिटर्मिनेंट बनाया, तो रो कैसे होती है, रो इस टाइप से होती है। जो ये ऐसे चलती है उसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। और जो इसको इस प्रकार ऊपर से नीचे जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। ये आपको सिंपल पता ही होगा, फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो सुनो यहाँ क्या बोल रहा है, एक ही रो होनी चाहिए, एक ही कॉलम होना चाहिए। तो एक ही रो और एक ही कॉलम यानी कि इधर से भी एक होना चाहिए, इधर से भी एक होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई एक एलिमेंट आएगा। ठीक है, उस एलिमेंट को हमने क्या नाम दे दिया, A11। यानी कि देखो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक ही रो है और एक ही कॉलम है। क्योंकि देखो कॉलम भी एक, सॉरी रो भी एक और कॉलम भी एक। ये क्या लिखा हुआ है, A11 लिखा हुआ है। अब यहाँ A11 का मतलब क्या हुआ, यहाँ 1 मतलब क्या हुआ, पहले क्या शो करता है, रो को शो करता है, दूसरा क्या शो करता है, कॉलम को शो करता है। A11 का मतलब ये जो एलिमेंट बैठा है वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में बैठा है। सेकंड बात, 2x2 का डिटरमिनेंट यानी कि कितनी रो होगी, 2 रो होगी और 2 क्या होंगे, कॉलम होंगे। 2 रो होगी मतलब इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे कुछ इस टाइप से 2 एलिमेंट होंगे और कॉलम का मतलब इस टाइप से 2 एलिमेंट होंगे, 2 कॉलम होंगे, है ना। अब देखो यहाँ जो फर्स्ट एलिमेंट बैठेगा उसकी क्या पोजीशन होगी, उसका एड्रेस क्या होगा। तो आप ये समझो कि इसका एड्रेस क्या होगा, 2x2 का डिटर्मिनेंट है ये, तो इसमें 2 रो होगी। यहाँ पे मतलब फर्स्ट यहाँ पे होगा R1, ये जो होगी फर्स्ट रो होगी, R2 ये जो होगी सेकेंड रो होगी ना। फिर ये बात करते हैं, इसको चलो मैं मिटा देता हूँ एक बार थोड़ा सा IJ को। यहाँ बात करते हैं ये C1 होगा, कॉलम 1, और ये कॉलम 2 होगा। अब यहाँ पे जो एलिमेंट बैठेगा उसका एड्रेस क्या होगा, यानी कि उसका पोजीशन क्या होगी। तो ये कहाँ बैठा है, देखो फर्स्ट रो में बैठा है, A नाम देते हैं, फर्स्ट रो में बैठा है और रो के साथ फर्स्ट कॉलम में बैठा है, तो A11 इसका पोजीशन हो गया। सेकेंड बात है कि ये फर्स्ट रो में बैठा है और कॉलम कौन से में बैठा है, सेकंड कॉलम में बैठा है, यानी A12 हो जाएगा। इसको नीचे लिखना है ना, A12। ठीक है, सेकंड। अब देखो यहाँ पे इसकी यहाँ जो एलिमेंट आएगा उसकी क्या पोजीशन होगी, इसका एड्रेस क्या होगा। देखो बैठा कहाँ पे, ये दूसरी रो में बैठा है ना। देखो R2 पे बैठा है और कौन से कॉलम में बैठा है, 1 में, तो R21 हो जाएगा। सिमिलर इसी प्रकार से दूसरे रो में बैठा है और दूसरे कॉलम में बैठा है, तो इस प्रकार 2x2 का डिटर्मिनेंट फॉर्म होता है, बनता है। सिमिलर इसी प्रकार 3x3 का डिटर्मिनेंट जो है वो क्या करना है, वो आपको खुद बनाना है।
मैं आपके लिए स्पेस छोड़ रहा हूँ, 3x3 का डिटरमिनेंट लिखना है। इसको आप नोट करें और साथ साथ में इसको भी सॉल्व करें, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट। चलो भाई 3x3 का आपने लिख लिया होगा आई होप, क्योंकि आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा ना। मेरे सॉल्व करने से तो इतना समझ में नहीं आएगा, साथ साथ में लिखोगे तो समझ में आएगा। और ये तो सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं ज़्यादा। देखो यहाँ पे कौन सी रो, R1 R2 एंड R3 ना, 3 रो हो गई, C1 C2 एंड C3। अब देखो यहाँ पे A11 A12 A13। अब ये मैं कैसे लिख रहा हूँ वो मैंने बता दिया है ना। अब ऐसा मत बोलना कि डायरेक्ट कैसे लिख रहे हो, रट के थोड़े आए हो, रटना नहीं है। फर्स्ट पे बैठा है, फर्स्ट सेकंड पे बैठा है, फर्स्ट थर्ड पे बैठा है। फिर ये बनेगा 2 1 क्योंकि दूसरे रो और फर्स्ट कॉलम में बैठा है। ये बनेगा A22 A23 A31 A32 और A33। तो ये क्या बन जाएगा हमारा 3x3 का एक डिटरमिनेंट बन जाएगा। अब चलो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। अभी तक हमने क्या समझा, अभी तक हमने ये समझा कि डिटरमिनेंट कहता है किसको, यानी किसी भी नंबर को या फिर वैल्यू को एक्सप्रेस करने का या लिखने का एक सिंपल तरीका जिसमें हम रॉ और कॉलम की मदद लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट बोलते हैं। और हमारे जितने भी सिलेबस है या हमारे मैथ्स 12th की, उसमें कितने डिटरमिनेंट है भाई, 3 टाइप के डिटरमिनेंट, 3 प्रकार के डिटरमिनेंट है, 1x1 2x2 और 3x3। उससे ज्यादा हमें नहीं पूछा जाता है। अब देखो ये सब होने के बाद ये जो अपन ने इतना सारणी या फिर इतना जो डिटरमिनेंट देखा है, उससे कुछ ऑब्जर्वेशन निकल के आती है। ऑब्जर्वेशन कुछ इस प्रकार जो आपको नोट करनी है। नोट करने वाली बात देखो, फर्स्ट नोट करने वाली बात अगर आपने देखा होगा दिमाग से ध्यान से, तो यहाँ अभी अपन ने क्या लिखा था, 1x1 2x2 3x3। इसका क्या मतलब, इसका मतलब हुआ कि रो और कॉलम की संख्या सेम है। यहाँ दिख रहा है नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। यानी आप 1x1 का डिटरमिनेंट लिखोगे तो उसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम समान होंगे। 2x2 का डिटरमिनेंट लिखोगे तो 2 ही रो ही होंगे, 2 ही कॉलम होंगे। 3x3 का लिखोगे तो 3 रो और 3 कॉलम होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमें क्या निकल के आई कि नंबर ऑफ रोज जो होते हैं, या फिर ऐसे समझो, चलो थोड़ा इंग्लिश में ही लिख लेता हूं, नंबर ऑफ रोज किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, पहली बात, नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होता है। और सेकंड बात क्या कि अगर आपको इसका ऑर्डर पूछ ले कि भाई एक कोई डिटरमिनेंट लिखा हुआ है जिसका क्या है, n×n का है, मतलब n×n का मतलब समझ लो, n की जगह कोई भी नंबर हो सकता है ना। n×n का डिटरमिनेंट है, उसका ऑर्डर कितना होगा, तो n×n के डिटरमिनेंट का ऑर्डर हमेशा क्या होता है, n होता है। कहने का मतलब एक बार ये लिख लो पहले, n×n डिटरमिनेंट्स का ऑर्डर क्या होता है, n ही होता है। यानी कि n×n का मतलब अगर ये 1×1 लूं तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। 2×2 लूं तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3×3 लूं तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि कोई भी n×n का जो डिटरमिनेंट है, अगर उसका आपको ऑर्डर पूछे तो ऑर्डर हमेशा क्या होगा, सिर्फ n ही होगा, मतलब जितने रो जितने कॉलम, यानी कि वही क्या हो जाएगा, उसका ऑर्डर हो जाएगा। और अब तीसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, तीसरी बात यह है कि अगर आपको पूछ ले कि कोई n×n का क्या है डिटरमिनेंट दे रखा है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। देखो यहाँ पे आपको थोड़ा फोकस्ड रहना है, वो पूछ रहा है n×n डिटरमिनेंट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट, वो क्या हो जाएगा, n² हो जाएगा। यानी कि n×n का कोई डिटरमिनेंट दे रखा है, उसमें आपको नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे, यानी कि उस डिटरमिनेंट में तो कुल कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर पूछे तो आप क्या बोलोगे, n का स्क्वायर। यानी कि एग्जांपल के लिए 1×1 का डिटरमिनेंट पूछा
और उसमें हमें पूछा नंबर ऑफ एलिमेंट, है ना, तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा 1। और अभी अपन ने देखा ही था 1 क्रॉस 1 में एक ही एलिमेंट होता है, ठीक है, एक नंबर खुद होता है। 2 क्रॉस 2 का पूछेंगे तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 हो जाएगा। 3 क्रॉस 3 पूछेंगे तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यानी कि 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार नंबर ऑफ एलिमेंट कितने भी ऑर्डर का पूछ ले, आपको n क्रॉस n डिटरमिनेंट जो भी हो उसका ऑर्डर पता चलना चाहिए। ऑर्डर क्या होता है सिर्फ n, परंतु उसके अंदर एलिमेंट पूछ ले कि कितने एलिमेंट है तो उसका क्या हो जाएगा n स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज आप 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है, नोट करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक चौथी चीज अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, बाकी अदरवाइज आपको सिंपल पता है कि 1 क्रॉस 1 का जो डिटरमिनेंट होता है उसका जो आंसर होता है वो नंबर खुद ही होता है ना, एक ही अंदर नंबर होता है उस डिटरमिनेंट में, तो वो खुद ही क्या हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप नोट करें, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। 3 पॉइंट हो गए जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। एक चौथा पॉइंट और देख लो, वो भी आपको याद रखना है। अभी तक कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, सब सिंपल ही था, इजी गोइंग, ज्यादा हार्ड नहीं है, हार्ड तो अभी बाद में आएगा। देखो चौथा नंबर पॉइंट आप देख सकते हो कि प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, यानी कि अगर किसी सारणिक में या फिर आपकी किसी डिटरमिनेंट में आपको पूछ ले कि प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा है, तो उस चीज के डेफिनेशन आपको क्या याद रखनी है, आपको ये याद रखनी है कि जहां भी आई जे के बराबर हो वो प्रिंसिपल डायगोनल होगा। जहां भी आई बराबर जे हो वह, देखो अब ये जो चीज मैं हिंदी में लिख रहा हूं ना, ये आपको समझने में आसानी होगी इस वजह से लिख रहा हूं ना। बाकी इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में या फिर अदर अपनी जो बुक की लैंग्वेज है उसमें लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट चीजें आपको आसानी से समझ में आए वो ज्यादा बेटर है। किताबी लैंग्वेज थोड़ी हार्ड होती है, उसको याद कर रखना पड़ता है। तो जहां भी आई जे के आई बराबर जे हो वह क्या हो जाएगा प्रिंसिपल डायगोनल हो जाएगा। पी और डी लिख रहा हूं शॉर्ट में, प्रिंसिपल डायगोनल हो जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि भाई अपने सामने एक कोई भी 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट का हमें क्या दे दिया, एक वो दे दिया, डिटरमिनेंट दे दिया ना। मान लीजिए ये इस प्रकार से कोई डिटरमिनेंट दे दिया, ठीक है। अब इसमें क्या है, आई जो है जे के बराबर है, ये कितना है 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट है। अब देखो आई जे के बराबर होने का यहाँ क्या मतलब है, इस प्रकार से ले लो एक डिटरमिनेंट A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, और ये क्या है भाई 2 क्रॉस 2 का एक डिटरमिनेंट है। अब यहां मैंने लिखा है जहां आई जे के बराबर हो जाए वही क्या होगा, इसका प्रिंसिपल डायगोनल होगा। आई जे के बराबर होने का मतलब, आई का मतलब मैंने बताया था, आई किसको रिप्रेजेंट करता है रो का नंबर, और जे किसको रिप्रेजेंट करता है कॉलम का नंबर। यानी कि जहां रो का नंबर और कॉलम के नंबर आपको बराबर दिख रहे हैं वो हमारा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल डायगोनल हो जाएगा। यानी कि देखो यहां देखो ये आई ये जे, ठीक है, यहां आई यहां जे, ये दोनों बराबर आई और जे, यहां आई जो बराबर, ये भी आई और जे दोनों बराबर। देखो अलग अलग नहीं है, आई भी एक है जे भी एक है, आई भी 2 है जे भी 2 है, आई भी 3 है जे भी 3 है। यानी कि ये जो पूरा डायगोनल हो जाएगा ये आपका क्या कहलाएगा प्रिंसिपल डायगोनल कहलाएगा। इसी प्रकार इसमें देखो सेम वाला प्रिंसिपल डायगोनल हो जाएगा। समझ में आ गया मेरी बात कि आई जो जे के बराबर होगा, जहां जहां आई जे के बराबर दिख रहा है वो प्रिंसिपल डायगोनल हो जाएगा। अभी जरूरी नहीं है इस तरफ से हो, इस तरफ से भी प्रिंसिपल डायगोनल हो सकता है या इधर से भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। बस आपको देखना क्या है आई जो है वो जे के इक्वल होना चाहिए। 4 पॉइंट ये हो गए। और 5वां नंबर पॉइंट अगर आप वापस वही लिखना चाहो कि 1 क्रॉस 1 के डिटरमिनेंट्स का आंसर हमेशा क्या होता है नंबर, आंसर हमेशा क्या होगा नंबर इटसेल्फ। यानी कि 1 क्रॉस 1 का डिटरमिनेंट जो भी होगा उसका आंसर क्या होगा वो नंबर खुद है। जैसे कि एग्जांपल ले लो
ये 1 क्रॉस 1 का डिटर्मिनेंट हो गया, एक रो एक ही कॉलम, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 2 खुद आंसर हो जाएगा। तो ये 5 बातें जो है आपको याद रखनी है, 3 पहले बताई, 2 अभी बताई, इन 2 को आप नोट करें। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अभी जितना समझा उस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। चलो नोट खत्म। यहाँ तक आपको आई होप समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है और इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। बुक की लैंग्वेज का प्रयोग नहीं किया है क्योंकि बुक की लैंग्वेज थोड़ी हार्ड है। तो अपने को क्या है, सिंपल समझ में आना चाहिए। चीजें सिंपल समझ में आएगी उतनी ज्यादा आसानी से याद रहेगी। अभी तक हमने समझा कि 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट कैसे लिखते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट वगैरह, ये सारी चीजें हमने देखी थी। अब हम क्या करेंगे, ये जो 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट होता है उसको सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सॉल्विंग डिटरमिनेंट्स, यानी कि हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला हमने क्या देखा था, 1 क्रॉस 1 का। 1 क्रॉस 1 का तो अभी बताया था मैंने, एक पीछे नोट लिखवाया था कि 1 क्रॉस 1 का डिटरमिनेंट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लिया कि भाई इसका डिटरमिनेंट बताओ, तो इसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब बात आती है 2 क्रॉस 2 के डिटरमिनेंट की। एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं आपके सामने, A, B, C और D। ठीक है, ये क्या है, 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट, यानी 2 रो है 2 ही कॉलम है। अब जब भी 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट सॉल्व करने की आपको पूछे या कहे कि 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट किस प्रकार सॉल्व होता है, तो सिंपल आप ध्यान रख लेना कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया और बीच में क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। सिंपल। 1 क्रॉस 1 में क्या होगा, जो नंबर होगा वही क्या हो जाएगा, आंसर। 2 क्रॉस 2 में हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, A का D से मल्टीप्लाई हुआ AD, माइनस B का C से मल्टीप्लाई हुआ BC। तो ये क्या हो गया, 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट सॉल्व हो गया। अगर आप इस प्रकार क्वेश्चन देखना चाहे तो देख सकते हैं, जैसे 5 हो गया, 2 हो गया, ये 4 हो गया और ये 3 ले लेते हैं यहाँ पे ना। 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट हो गया। इसको सॉल्व कैसे करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 का 3 से गुणा 15, 2 का 4 से गुणा कितना हो गया, 8 हो गया, और 15 में से 8 गए तो कितने बचे, 7 बचे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 7। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि मैंने फर्स्ट में डेफिनेशन बताई थी कि 7 इसका आंसर है। इसका मतलब 7 को लिखने का एक तरीका हमारे पास ये होता है। समझ में आया ना, पहले डेफिनेशन जो बताई उसका उपयोग यहाँ है, या इस तरीके से आप समझ सकते हो। ये जो 7 आया है आंसर में, इसका मतलब यह है कि इस 7 को हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, 1 क्रॉस 1 हो गया, 2 क्रॉस 2 हो गया। अब बात आती है 3 क्रॉस 3 के मल्टीप्लाई की। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें थोड़ी क्या है, कैलकुलेशन मिस्टेक, कैलकुलेशन एरर बहुत होती है। इस वजह से जो है ये थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज है। जैसे 3 क्रॉस 3 का एक डिटरमिनेंट ले लेता हूं मैं। ठीक है, एक क्वेश्चन में देख लेता हूं 3 क्रॉस 3 डिटरमिनेंट का। कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 1 2 4 -1 3 0 4 1 0। चलो 1 2 4 -1 3 0 एंड देन एक और क्या है, 4 1 0 है ना, 4 1 और 0। 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट है। ठीक है, 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट सॉल्व करना है क्या, 1 क्रॉस 1 का आंसर सिंपल आ जाएगा। अब बात आती है 3 क्रॉस 3 के डिटरमिनेंट। अब देखो ध्यान से देखना, सबसे पहला प्रोसेस जो 3 क्रॉस 3 के डिटरमिनेंट को सॉल्व करते समय ध्यान में रखना है, यह रखना है कि सबसे पहले डिटरमिनेंट को देख के ऊपर अपने को क्या लगाना, अल्टरनेट प्लस माइनस साइन, यानी कि प्लस यहां लगाया, माइनस यहां लगाया, प्लस यहां लगाया। सबसे पहला प्रोसेस प्लस माइनस प्लस लगा दिया 3। ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट। फिर हम क्या करेंगे कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसके करस्पॉन्डिंग रो को छोड़ेंगे, कॉलम को छोड़ेंगे ना, यानी कि ये रो छोड़ दी, ये कॉलम छोड़ दिया। अब बचे हुए जो एलिमेंट है उनको लिख लेंगे। तो देखो सबसे पहले प्लस का 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये प्लस का 1 ही आएगा। फिर यहाँ पे एक छोटा डिटरमिनेंट बनेगा। छोटा डिटरमिनेंट कैसे बनेगा, रो को छुपाया, कॉलम को छुपाया, क्या बन रहा है 3 0 1 0। तो ये छोटा डिटरमिनेंट क्या है, 3 0 1 0। फिर अब बात आती है सेकेंड एलिमेंट की तरफ। उन्हीं एलिमेंट को लेना है जिन पे हमने क्या लगाया, साइन लगाया, प्लस माइनस का। ये हो गया कंप्लीट। अब देखो माइनस का 2, तो यहाँ पे माइनस का 2 है तो माइनस का 2 हम यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद एक छोटा डिटरमिनेंट बनाएंगे।
अब देखो इसके करस्पॉन्डिंग रो को छोड़ना मतलब ये पूरी रो छोड़ दी, और इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम को छोड़ना मतलब ये कॉलम छोड़ दिया। मेरा मतलब ये छोड़ दिया और ये वाला छोड़ दिया, तो बचा क्या, ये 4 एलिमेंट बचे। वो 4 एलिमेंट कौन से हैं, -1 0 देन 4 और 0। अब आते हैं थर्ड एलिमेंट की तरफ जिसके ऊपर लगा हुआ है प्लस, तो प्लस का 4, यहाँ पे क्या आएगा, एक छोटा डिटरमिनेंट। अब इसके करस्पॉन्डिंग रो को छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम को छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। अब बचा क्या, -1 3 4 और 1, तो ये छोटा डिटरमिनेंट में लिख देंगे -1 3 और 4 और 1। फर्स्ट प्रोसेस प्लस माइनस साइन लगाया। सेकेंड प्रोसेस सबसे पहले एलिमेंट को उठा के उनके आसपास जो छोटे डिटरमिनेंट बन रहे हैं उनको लिखना है, ठीक है। अब बात आती है कि नेक्स्ट इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम ये करेंगे, इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि अब क्या करना। अब ये देखो छोटा डिटरमिनेंट कितने रो कॉलम का, यानी कि 2 क्रॉस 2 का मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट है, तो और 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट सॉल्व करना आपको पता है। तो यहाँ पे क्या है, देखो 1, इसका इससे मल्टीप्लाई किया 0, माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई किया 0, फिर यहाँ नेगेटिव का साइन 2, फिर छोटा डिटरमिनेंट इसका इससे मल्टीप्लाई किया 0, माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई किया 0, ये हो गया। अब बात आती है कि प्लस का 4, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 1, फिर माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो 12, है ना। अब देखो ये यहां से सॉल्व करेंगे, ये तो हो जाएगा पूरा 0 का कितना हो जाएगा, ये हो गया 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0, ठीक है। देखो ये 0 माइनस ये 0 और ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो ये कितना हो जाएगा माइनस का 13 और 13 का 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 52। मतलब यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 52 और इसका पूरा आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 52 जो है इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी कि 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट जो है कुछ इस प्रकार से सॉल्व करना है। और -52 का मतलब क्या, इस -52 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मतलब ये जो डब्बा पूरा दिख रहा है ना, ये क्या लिखा हुआ, अगर आप मैथ्स के नजरिए डिटरमिनेंट के नजरिए से देखोगे तो ये पूरा डब्बा -52 लिखा हुआ है ना। ये देख के हम नहीं बता सकते, सॉल्व करके बता सकते हैं। ये क्वेश्चन आप नोट करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो भाई नेक्स्ट हम चलते हैं डिटरमिनेंट की तरफ ही। अब है ना, हमने 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट सीख लिया, 2 क्रॉस 2 का सीख लिया। अब आपको क्या है, एक क्वेश्चन देता हूँ प्रीवियस ईयर का, जो पिछले पुराने पेपर में पूछा गया था, वो क्वेश्चन आपको देता हूँ और आप खुद ट्राई करना कि 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट जो आपसे सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। और प्लस माइनस की गलती जो है वो ज़्यादातर अक्सर होती है, इसलिए आप ये क्वेश्चन ध्यान में रखें। क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, हाँ अब क्वेश्चन है, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, सॉल्व, क्या था भाई क्वेश्चन, 0 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स 1 1 माइनस एक्स। एक मिनट चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन सही है कि नहीं। 1 माइनस एक्स नहीं, यहाँ पे प्लस एक्स होगा ना, यहाँ पे होगा प्लस एक्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और इस जगह अपने क्या दे रखा है, इस जगह हमारा कॉस थीटा दे रखा है, कॉस थीटा दे रखा है। तो ये हमारे सामने एक 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट दे रखा है, इसको आपको सॉल्व करके लाना है और इसका आंसर क्या होगा वो आपको कल बताना है, ठीक है। तो ये 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट है, मैंने इससे पहले आपको सॉल्व करके दिखाया किस प्रकार सॉल्व करना है। अल्टरनेट प्लस माइनस साइन लगाओ, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, फिर क्या करो, इसको लो, इसके करस्पॉन्डिंग रो कॉलम को छोड़ो, छोटा डिटरमिनेंट बनाओ, फिर सेम प्रोसेस इसके लिए भी, इसके लिए भी, और सबको आपस में क्या कर दो, सॉल्व कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके लाना है, कल इसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पुराना जो एग्जाम हुआ था आपका 2nd ग्रेड का, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है हालांकि, पर आपको स्पीड बना के रखनी है, तो उससे क्या होगा फास्ट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। कल ये क्वेश्चन सॉल्व करके जरूर आए क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है और कल इसका सॉल्यूशन बताएंगे, साथ साथ में जो है अदर और थोड़े अच्छे क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करने वाले हैं। इसके बाद माइनर और को फैक्टर्स क्या होते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।